हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर मैथमेटिक्स की कक्षाएं लेकर के आ रहा हूं। बेसिकली राजस्थान टीजीटी की, ठीक है। और आपको बता दूं कि यदि आप यूपी टीजीटी, हरियाणा टीजीटी, मध्य प्रदेश के टीजीटी, दिल्ली के टीजीटी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोगों के सिलेबस के अंदर हायर लेवल की मैथमेटिक्स आती है तो आप लोग जो है इन कक्षाओं को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से ये कक्षाएं आप लोगों के लिए चलाई जा रही है और कक्षाओं को आप जो है ज्वाइन करने के बाद में आपके पीवाईक्यूज भी साथ के साथ कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे, पीवाईक्यूज भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद में आप चाहें तो और कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग इतना भी अगर कवर कर लेंगे तो आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हम लोग जो है वेक्टर टॉपिक पढ़ रहे थे, यानी कि सदिश जो है उसके बारे में पढ़ रहे थे। सदिश के अंतर्गत हमने जो है सदिश क्या होता है और उसके बाद में हमने जो है सदिशों का योग और सदिश के प्रकार, ये सब अपन ने समझ लिया था। लास्ट कल ये अपन ने सर्व जो है असमीकाएं यानी इनइक्वलिटीज के बारे में बात करी थी। क्या थी इनइक्वलिटीज? ये थी कि a प्लस बी वेक्टर को जोड़ेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो वो हमेशा कम होगा या फिर बराबर होगा दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड के योग के। और इसी प्रकार से दोनों के योग का मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा होगा दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से। दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा कम होगा दोनों के योग से, दोनों का डिफरेंस होगा दोनों के योग के बराबर। ठीक है, इस प्रकार से ये चार प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी थी। अब अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं और आगे जो है इसी प्रकार से एक छोटा सा पॉइंट अपन कवर करेंगे कि सदिश का जो है अदिश राशि से गुणन। ठीक है, ये आप हेडिंग डालेंगे, सदिश का किसी भी एक वेक्टर का, ठीक है, सदिश का अदिश राशि। अदिश राशि यानी कि कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5 6 माइनस में 10 15 20 इस प्रकार का कोई भी एक नंबर। तो सदिश का अदिश राशि से गुणन, ठीक है, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर विथ वेक्टर। अब इसके अंदर देखिए क्या होने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, बहुत ही आसान है। सपोज करिए हमारे पास में एक ए वेक्टर है, एक ए सदिश है और ए सदिश है, मान लीजिए A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, ये हमारे पास में एक सदिश है। इस सदिश का गुणा हमें करना है एक अदिश राशि से और अदिश राशि मान लीजिए वो है p। क्या है? p। तो हम p का गुणा करेंगे a वेक्टर से। तो p का जब a वेक्टर से गुणा करेंगे, p एक अदिश राशि है। अभी आगे अपन एक नया कोई नंबर लेकर के भी पर्टिकुलर देखेंगे। अदिश राशि, ठीक है, p क्या है? एक अदिश राशि है। तो इस p का गुणा करेंगे a1 a2 a3 के साथ में, तो क्या हो जाएगा? p a1 i कैप प्लस p a2 j कैप प्लस p a3 k कैप। बस ये इस प्रकार से अदिश का जो है सदिश के साथ में गुणा होता है। नॉर्मली गुणा जैसे करते हैं वैसे गुणा करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको जो है आना चाहिए। और इसमें एक और फर्क भी पड़ता है, वो भी मैं आपके सामने अभी बताने जा रहा हूं। सर इस गुणा का क्या योगदान है वो देखेंगे। तो देखो, अगर ये p जो है ग्रेटर देन जीरो है, क्या p जो है अगर ग्रेटर देन जीरो है तो p यानी कि पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है, तब तो जो ये आपका a वेक्टर है और जो आपका ये pa एक नया वेक्टर निकल करके आएगा। ये भी ध्यान रखना, अदिश राशि का गुणा सदिश से होने पर सदिश सदिश ही रहेगा, वो कोई अदिश नहीं बनने वाला। और जब p का a से मल्टीप्लाई हुआ तब भी वह जो है एक नया वेक्टर बन जाएगा, pa वेक्टर। और ये जो a वेक्टर है ये दोनों क्या होंगे? सदिश, सम सदिश होंगे, यानी एक ही दिशा के सदिश कहलाएंगे। जब p ग्रेटर देन जीरो है
तो ये कैसे होंगे? समदिश होंगे। समदिश कौन कौन? तो आपका ए वेक्टर व पी ए वेक्टर, ये दोनों क्या होंगे? समदिश होंगे, यानी एक ही दिशा के सदिश कहलाएंगे अगर p ग्रेटर देन 0 है तो। मान लीजिए दूसरा वाला कि P जो है वो लेस देन 0 हो जाए। P क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए, यानी 0 से छोटा, यानी ऋणात्मक। तो इसका मतलब क्या होगा? माइनस P होगा और A वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बनेगा? माइनस P A1 आई कैप, फिर माइनस P A2 जे कैप, फिर माइनस P A3 के कैप। ठीक है, ये लो। तो अब ये जो है आपका क्या होगा? तो यहां पर ये विपरीत दिशा में कहलाएंगे, विपरीत दिशा में। ठीक है, कौन कौन? तो आपका ए वेक्टर व आपका पी ए वेक्टर। ठीक है, ये दोनों क्या कहलाएंगे? विपरीत दिशा में कहलाएंगे। एक ही दिशा में कब कहलाएंगे? जब p ग्रेटर देन 0 है, और p लेस देन 0 हो गया तो ये विपरीत दिशा में कहलाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि दोनों के दोनों वेक्टर जो है एक ही वेक्टर है, वेक्टर एक ही था ए। अब इसका क्या किया अपन ने? अदिश राशि से गुणा किया। अदिश राशि से गुणा करने पर अगर अदिश राशि पॉजिटिव नंबर है, यानी धनात्मक संख्या है, तब तो हम उसे कहेंगे समदिश। और अगर p लेस देन 0 से मल्टीप्लाई किया है तो वो कहलाएगा विपरीत दिशा में। तो ये आपको जो है समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों, किसी प्रकार का इसमें डाउट नहीं होगा। इसको अपन एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से जरूर समझेंगे ताकि आपको ये चीजें समझ में भी आ जावे। केवल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेने से काम नहीं चलेगा, देखिएगा। और ये चीजें बहुत अच्छे से सीखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आए दिन लगातार नया जो है एआई के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं। जैसे कि चैट जीपीटी आया था, चैट जीपीटी से भी अब बढ़ करके, चैट जीपीटी से भी सस्ता, चैट जीपीटी से भी फास्ट, सुपीरियर एक नया जो है अपने पास में नया एआई जो है इंस्ट्रूमेंट आ चुका है। और वो एआई इंस्ट्रूमेंट क्या है, या एआई एजेंट क्या आया है? तो वो आया है आपका क्या क्या दोस्तों, क्या आया है? डीपसीक। आपने नाम सुना होगा, अभी बहुत चर्चाओं में चल रहा है। और ये डीपसीक को बनाने वाला जो देश है वो है चाइना। और हमें इंडिया वालों को अब इस पर कार्य करना होगा मेरे दोस्तों। आपको जो है ये मैथमेटिक्स समझनी होगी, क्योंकि एआई पूरी की पूरी मैथमेटिक्स बेस है। और अगर आपने मैथमेटिक्स को अच्छे से समझा है तो दोस्तों आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। पूरी जिंदगी हमें कोई सरकारी नौकरी की तैयारी में नहीं डिवोट करनी है। हम जो है अपनी स्किल को डेवलप करके बहुत अलग अलग कार्य भी कर सकते हैं और रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। मैं तो बहुत सारे विद्यार्थियों को कहता हूं कि दोस्त, सरकारी नौकरी की तैयारी एक 25 26 27 साल तक की उम्र का करो। उसके बाद में अपना खुद का कुछ स्टार्टअप खड़ा करने की सोचो, कुछ नया करने की सोचो। जीवन में बहुत कुछ है करने को। अरे मैं कई विद्यार्थियों को देख रहा हूँ जो है ना 35 साल तक की उम्र तक जो है इंतजार कर रहे हैं। अरे दोस्त, इतना इंतजार मत करो यार। आपकी जो ये जवानी है इसको कहीं ना कहीं यूज करो, आपकी जो ये एनर्जी है इसको कहीं यूज करो। तो चलिए देखिएगा, ये जो मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत काम आने वाली है आपके, ये और बता दूं भाई, है ना। इसीलिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये जीवन में बहुत काम आती है, हर जगह मैथमेटिक्स काम आती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, यदि ए वेक्टर हमारे पास में है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2 कैप प्लस 3 जे कैप। अब हमें क्या करना है? यहां पर इसका जो है मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो देखो 3 ए वेक्टर, अब 3 से क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 3 इंटू 2 6 जे कैप प्लस 3 इंटू 3 9 के कैप। ठीक है, तो ये तो जो है आपका नया वाला जो वेक्टर निकल कर आया। देखो आई भाई, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप तो था ए वेक्टर। ए वेक्टर का मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये बन गया 3 ए वेक्टर। तो अब ये जो ए वेक्टर और 3 ए वेक्टर है, ये दोनों कैसे होंगे? समदिश होंगे। कैसे होंगे दोस्तों? समदिश होंगे, यानी समान दिशा में होंगे। वहीं पर अगर मैं
-3a से मल्टीप्लाई करूं तो -3a वेक्टर से मल्टीप्लाई, जरूरी नहीं है सेम नंबर हो, है ना, -3 की जगह आप -2 ले लो। -2a वेक्टर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, तो आएगा -2 i कैप -4 j कैप -6 k कैप। समझ में आ गई बात। तो ये जो है आपका क्या है, अब विपरीत दिशा में है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इन चीजों को। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि समदिश अगर हमें वेक्टर निकालना है, जैसे कि ये बेसिकली काम कब आएगा आपके दिमाग में, ये आ सकता है, ये तब काम आता है जब हमारे पास, जैसे देखो ये है एक वेक्टर, इस वेक्टर का देखिएगा थोड़ा सा मैं जो है इस चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहा हूं कि इन चीजों का यूज क्या होता है। जैसे ये ए वेक्टर है, आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आपको पता है कि इनका जो है क्या करेंगे, अंडर रूट करके a1 a2 a3 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई कैप का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ये लो, अब ये क्या आ रहा है मेरे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 और एक 14। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल कर आ गया है √14। क्या निकल कर आ गया, √14। अब ये जो है ए का मैग्नीट्यूड निकल कर आ गया, परिमाण निकल कर आ गया √14। लेकिन सपोज करिए मुझे जो है ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए है इसका 3 गुना परिमाण वाला वेक्टर, कोई ऐसा सदिश चाहिए जिसका परिमाण इसका 3 गुना हो, या इसका -2 गुना हो, या इसका 4 गुना हो, या इसका आधा हो। तो मैं क्या करूंगा, जैसा चाहिए है ना उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मुझे अगर 3 गुना चाहिए तो मैंने क्या किया, देखो 3 से मल्टीप्लाई करा, अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या निकल कर आएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा वो देखिएगा आप 3 इंटू √14 ही निकल कर आएगा। करके देख लो, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, क्या होगा करके देखो, 36 और 9 45, 45 और एक 46, 46 और 126 आ गया। अब 126 जो है ये क्या होता है, 14 नंबे क्या होता है 126, 9 का 3 बाहर आ जाएगा √14। बताओ आ गया 3 गुना, बताओ आ गया 3 गुना। ऐसे मुझे चाहिए था -2 टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड, है ना, तो इसका देखो आंसर। दोस्तों ये टेक्निकल इशू है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कभी कभार हो जाता है। दोस्तों हम लोग समझ रहे थे कि भाई अदिश राशि का सदिश से गुणा करने पर क्या फर्क पड़ता है, तो मैंने आपको ये समझा दिया है कि अदिश राशि का सदिश से गुणा करने पर बेसिकली अगर वो जो आपका अदिश राशि है पॉजिटिव है यानी >0 है तब तो समदिश ही वेक्टर प्राप्त होगा, अगर वो नेगेटिव है तो फिर विपरीत दिशा में प्राप्त होगा। और इस अदिश राशि का गुणा करने का फायदा क्या है, तो अदिश राशि से गुणा करने पर हम जो है एक छोटे वेक्टर से बड़े मैग्नीट्यूड वाला जो है वेक्टर तैयार कर सकते हैं किसी भी अदिश राशि से गुणा करके। ठीक है, यही पॉइंट मैं आपको समझा रहा था। टेक्निकल इशू की वजह से जो है वो एकदम से फाइल करप्ट हो गई और चली गई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सीधे ही अब अदिश राशि से जो गुणा किया जाता है इसको कहा जाता है अदिश गुणन, है ना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो इस अदिश गुणन के भी कुछ गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, वो अपन अब लिखेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे अदिश गुणन के गुणधर्म, अदिश गुणन के गुणधर्म। ठीक है, अदिश गुणन के गुणधर्म, और अदिश गुणन के गुणधर्म क्या होंगे, तो पहला इसके अंदर गुण आ जाता है कि चाहे तो आप एम ए लिखो या ए एम लिखो, और आप जो है इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हो, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए को क्रम विनिमयता, यानी यहाँ ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि ऑर्डर फॉलो हो। तो आप किसी भी एक अदिश राशि का ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करो या फिर ए वेक्टर का मल्टीप्लाई उस अदिश राशि से करो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्टीमेटली रिजल्ट एम ए वेक्टर के बराबर ही आता है। और इसे क्या कहते हैं? क्रम विनिमयता कहते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमय, क्लियर, क्रम विनिमयता। इसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है? तो दूसरा गुणधर्म आता है कि हम जो है m का यानी दो अदिश राशियों का, यहां पर हम इसको बेसिकली कहेंगे साहचर्यता, एसोसिएटिविटी को समझने जा रहे हैं कि मान लो एक हमारे पास m कोई अदिश राशि है, उसका जो है मल्टीप्लाई हुआ पहले n से, फिर n का मल्टीप्लाई होगा m से, या हम ये कहें कि m n का गुणा करके दोनों का a वेक्टर से गुणा करें, बात एक ही है और इसी को कहा जाता है साहचर्यता। ठीक है, साहचर्यता। और साहचर्यता का मतलब क्या हो जाएगा? तो एसोसिएटिविटी। क्लियर। साहचर्यता के बाद में नंबर 3 पर हमारे पास में आ जाता है कि अगर हमारे पास में m प्लस n यानी कोई दो नंबर है जिनको ऐड करके हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी m प्लस n करके a वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, या फिर m इंटू ए वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर करें, बात एक ही है। समझ में आ गई बात? और इस प्रॉपर्टी को जो है बंटनता कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। या तो ये कहें, या इसके साथ में ये भी हम कह सकते हैं कि एक अदिश राशि का दो वेक्टर से मल्टीप्लाई, ए प्लस बी वेक्टर था उससे मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी अपन ये लिख सकते हैं एम ए वेक्टर एम बी वेक्टर। और ये दोनों प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, बंटनता कहलाती है। ठीक है, बंटनता, ये लीजिए। चलिए, तो ये आपको जो है अदिश राशि के गुणधर्म है जो आपके दिमाग में रखने हैं, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये अदिश राशि से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तब जो हमारे पास सदिश आते हैं उसके गुणधर्म है। ठीक है, चलिए, ये कई बार छोटी छोटी चीजें हैं जो हमसे पूछ ली जाती है। अब देखिए, हमारे से जो है कई बार, जैसा कि ये पॉइंट अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश जो है वो पूछा जा सकता है। और अगर हमें स्थिति सदिश पता करना है, दो हमारे पास पॉइंट दे रखे हो तब, यानी हमारे पास कोई भी दो बिंदु दे रखे हैं और उन दो बिंदुओं से हमें यह पता लगाना है कि इन दोनों बिंदुओं का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, तो हम क्या करेंगे? तो हमें तब कुछ भी नहीं करना है, जो दोनों पॉइंट दे रखे होते हैं उन दोनों पॉइंट का आपस में डिफरेंस निकाल करके वेक्टर लिख देते हैं। सर ये कैसे? देखिए इधर ध्यान से। तो अपने पास में मान लीजिए ये एक ए पॉइंट है जहां से वेक्टर शुरू हुआ और ये बी पॉइंट तक जा रहा है, और इसे अपन ने नाम दे दिया ए बी वेक्टर। ठीक है, ए से बी बिंदु तक एक वेक्टर है जिसमें अपन ने नाम दे दिया है ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ए बी वेक्टर होगा इसका पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका होगा बी बिंदु के निर्देशांक माइनस ए बिंदु के निर्देशांक। समझ में आ गई बात? क्लियर। यानी जो बी वेक्टर दे रखा होगा, बी के जो भी निर्देशांक दे रखे होंगे, जैसे कि यहाँ दे रखे हो B1 B2 B3, है ना, और यहाँ दे रखे होंगे A1 A2 A3, तो इनका डिफरेंस, तो ए बी वेक्टर हम कैसे लिखेंगे? तो ए बी वेक्टर लिखेंगे बी माइनस, यानी इस पॉइंट में से इसको घटाकर, तो क्या लिखेंगे? B1 माइनस A1 आई कैप प्लस B2 माइनस A2 जे कैप प्लस B3 माइनस A3 के कैप। ठीक है, बस समझ में आ गई बात? तो ए बी वेक्टर को किस प्रकार से लिखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक, चलिए, अब जो है हमारे पास में इसको लेकर के एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो अपन सॉल्व कर लेते हैं तो पता भी चल जाएगा। ठीक है, देखिएगा, मान लो हमारे पास में एक एक पी वेक्टर है। ठीक, और पी वेक्टर के वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप।
और एक हमारे पास में है के वेक्टर। ठीक, क्या है हमारे पास में? के वेक्टर। और के वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है? तो के वेक्टर हमें दे रखा है, मान लो 2i कैप, 5j कैप, 4k कैप। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है? तो हमें पी के वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो पी के वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा? के वेक्टर में से इस वेक्टर को फाइंड माइनस कर देंगे, तो 2 - 1 तो 1 ही आएगा, यानी ये आई कैप आ जाएगा। 5 - 2 यानी कि 3j कैप आ जाएगा। और 4 - 4 0 हो जाएगा, तो उसे हम लिखेंगे 0k कैप। और 0k कैप का मतलब है 0, तो ये लिखा जाएगा i+3j कैप। तो ये क्या आ गया हमारे पास? पी के वेक्टर आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास किसी भी सदिश के जो सिरे होंगे, एंड्स होंगे, उनके वैल्यूज दे करके, उनके निर्देशांक दे करके हमसे वेक्टर जो है ज्ञात करवाया जा सकता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को अपन समझते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है विभाजन बिंदु, यानी कि जो डिवीजन पॉइंट होगा, जो दो सदिशों को विभाजित करने का कार्य करेगा। उस विभाजन बिंदु के या उस विभाजन बिंदु का हमें जब पोजीशन वेक्टर पूछा जाए, जैसे नॉर्मल जो ज्योमेट्री जब आप पढ़ते हैं, तब आप क्या करते हैं? विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। और अगर उन्हीं निर्देशांकों को हम क्या करें? आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ में लिख देवे, तो वो एक वेक्टर बन जाता है, एक सदिश बन जाता है। ज्यादा कोई जो है हार्ड एंड फास्ट या टफ चीजें मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। चलो अब आप हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या आ जाएगी हमारे पास में? तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाएगी विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश। विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश। ठीक है, चलिए, तो विभाजन बिंदु के स्थिति सदिश की हम बात करें, तो इसके लिए जो है हमें पहले थोड़ा सा इसके लिए डायग्राम वायग्राम बना करके समझना होगा। तो चलिए देखिएगा आप, मैं आपके सामने पहले एक डायग्राम बना देता हूं और ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये ओ बिंदु है जहां से दो वेक्टर निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? दो वेक्टर। एक निकल रहा है मान लो बी वेक्टर, एक निकल रहा है ए वेक्टर। ठीक है, अब ये दो वेक्टर निकले, इन दोनों वेक्टर के जो योग से एक नया सी वेक्टर हमारे सामने आ रहा है। क्या आ रहा है? सी वेक्टर हमारे सामने आ रहा है। और इन तीनों को यहां पर जो है इस प्रकार से मिला लिया जाता है, ऐसे मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। और इनको ये जो सी वेक्टर है वो क्या करेगा? बांट रहा है। भाई सी वेक्टर ही तो जाकर के इनको प्रतिच्छेद कर रहा है। देखो, अब सी वेक्टर जो है वो इनको काटेगा। और मान लो इस बिंदु, जो इस बिंदु पे काटेगा उसका नाम दे दिया पी। और किस अनुपात में काटेगा? तो ये अनुपात आ जाएगा हमारे पास में एम और एन अनुपात। ठीक है, एम और एन अनुपात पे काट रहा है। तो हमारे पास बेसिकली क्या है कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, वो दोनों वेक्टर्स हैं और इन दोनों वेक्टर्स को ये सी वेक्टर जो है वो एम और एन अनुपात में काटता है। किस अनुपात में प्रतिच्छेद कर रहा है? विभाजित कर रहा है, एम और एन अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमसे यहां पर इस सी वेक्टर की वैल्यू पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? सी वेक्टर की, यानी जो विभाजित करने वाला वेक्टर होता है उसकी वैल्यू पूछी जाती है। तो इस सी वेक्टर की जो वैल्यू निकालने का तरीका है वो ये तरीका है कि यहां पर हम एक चीज को फॉलो करेंगे क्रॉस में। क्या? तो इस एम का मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ और इस एन का मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, है ना। मतलब जिस वेक्टर के पास वाला अनुपात होगा उसका अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गई बात? यानी m जो है वो देखो a के पास था, तो इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, m का मल्टीप्लाई होगा इधर वाले से और इसका मल्टीप्लाई होगा इससे।
करिए मल्टीप्लाई, तो देखिएगा क्या आ जाएगा। तो आ जाएगा m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर, और डिवाइड करेंगे किससे, तो ये जिस अनुपात में बांटता है उन अनुपातों को जोड़ देंगे, यानी m प्लस n कर देंगे। तो सी वेक्टर की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी m बी वेक्टर प्लस n ए वेक्टर डिवाइड बाय m प्लस n। और आपको सीधे सीधे ये दिख रहा होगा कि ये m और n क्या है, अदिश राशियां है। अनुपात क्या होगा, अदिश राशि, या तो 3:1, 2:1, 1:2, ऐसा होगा। तो ये अदिश राशियां हैं, और अदिशों का गुणा जब सदिश से होता है तो वो सदिश ही आता है, और सदिश को सदिश में जोड़ने पर सदिश ही आता है, यानी ऊपर पूरा का पूरा सदिश राशि है, नीचे क्या आएगा, एक अदिश राशि। और नीचे वाली अदिश राशि है तो उससे तो क्या हो जाएगा, वो तो 1/2 1/3 इस फॉर्म में आएगा, लेकिन आएगा क्या, वेक्टर ही निकल कर आएगा, इसलिए मैंने ये सी वेक्टर लिखा है। समझ में आ गई बात। तो विभाजन बिंदु का अगर स्थिति सदिश पूछा जाएगा तो अब जो है आप स्थिति सदिश इस प्रकार से निकालेंगे। इन सभी पर आधारित कहीं ना कहीं क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, अपन इन सभी को करने वाले हैं। अब यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप्स के कुछ केस आते हैं, जैसे कि क्या केस आता है, तो पहला केस ये आता है कि अगर ए और बी का मध्य बिंदु हो, ये P जो है वो क्या हो, मध्य बिंदु हो, तो मध्य बिंदु का जो आपका स्थिति सदिश होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा, दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी ये जो M और N है वो बराबर हो जाएंगे। तो ए बी के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, ठीक है, ए बी के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, और मध्य बिंदु का स्थिति सदिश है, इसका मतलब मध्य बिंदु कब होता है, जब दोनों तरफ के भाग बराबर हो, यानी m बराबर n हो जाए, और m बराबर n होते ही सी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो m इंटू ए वेक्टर प्लस m इंटू बी वेक्टर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, तो m प्लस m, यहां से क्या आएगा, m ऊपर से कॉमन आया तो बन जाएगा a प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय 2m। m से m क्या होगा भाई, कट जाएगा, m से m क्या होगा, कट जाएगा। जैसे ही m से m कटा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय 2, और ये क्या निकल कर आ गया, c वेक्टर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ पाए होंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको सीधे सीधे याद रखना है कि यदि मध्य बिंदु के जो है स्थिति सदिश की बात की जाए तो आप क्या करेंगे, जो दोनों वेक्टर्स हैं उन दोनों वेक्टर का योग करेंगे, और फिर जो भी आएगा उसमें 2 का भाग दे देना, आपके पास में जो है स्थिति सदिश निकल करके आ जाएगा मध्य बिंदु का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ गए होंगे। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। अब देखिए यहां पर एक चीज और होती है, ये जो P बिंदु है ये देखो आप A और B वेक्टर के बीच में उपस्थित है, हो सकता है कि ये P बिंदु यहां रह करके दो बराबर भागों में या दो अलग अलग अनुपातों में बांटे। तो जब P बिंदु दो वेक्टर के बीच में होता है तो आंतरिक विभाजन कहा जाता है। वहीं पर अगर यह बिंदु जब इन दोनों वेक्टर्स के बाहर चला जाता है तो बाह्य विभाजन कहलाता है, और जब बाह्य विभाजन होता है तब क्या होता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे कि ए बी को, लिखेंगे हेडिंग, ए बी को ए बी को m अनुपात n में बाह्य विभाजित, एक सेकंड, बाह्य विभाजित करें, ठीक है। जब बाह्य तरफ से विभाजित करें यानी बाहर की तरफ पॉइंट होगा तब क्या होगा, तो तब सी वेक्टर बराबर हो जाएगा
एम ए वेक्टर माइनस एन बी वेक्टर डिवाइड बाय एम माइनस एन। अच्छा सर, बस माइनस साइन लाना था क्या? हाँ, केवल माइनस साइन आते ही ये बाह्य विभाजित हो जाता है, यानी कि ये अपना डायग्राम उसी प्रकार से बनेगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा, ये ए वेक्टर हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या होगा कि जो पी बिंदु होगा वो यहां होगा। पी वेक्टर जो है, सॉरी, सी वेक्टर जो है वो इस बार इधर होगा। तो ये इस प्रकार से ये सी वेक्टर यहां आ जाएगा, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, और फिर अब जो है ये वाला अनुपात तो मान लो है m, और ये वाला हो जाएगा n। समझ में आ गई बात? तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये देखो बाहर है, ये इन दोनों वेक्टर के बीच में थोड़ी है, बाहर की तरफ है। तो जब बाहर की तरफ होता है तो बाह्य विभाजन, अंदर की तरफ होता है तो आंतरिक विभाजन। जब अंदर की तरफ होगा तो प्लस साइन के साथ में, जब बाहर की ओर होगा तो माइनस साइन के साथ में आएगा, और ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर जो है तीन वेक्टर हो और उनके त्रिभुजों का जैसे केंद्रक वगैरह पूछा जाता है तो अपन क्या करते हैं, निर्देशांकों को जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों वेक्टर्स को जोड़ देंगे। वो सब छोटी छोटी चीजें हैं जो अपन आगे देख लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में आज जो है अपना ये टॉपिक अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं तीन बिंदुओं के समरेख होने की कंडीशन, और फिर अपन जो इनके विशेष गुणा होते हैं, जो त्रिक गुणनफल वगैरह है, वो पढ़ेंगे। और उम्मीद है 2 से 3 लेक्चर्स में अपन इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। महा मैराथन क्लासेस लेने का सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल इधर उधर बिजी रहने के कारण नहीं ले पा रहा हूँ। जैसे ही समय मिलेगा मैं लॉन्ग क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।